Welcome to our YouTube channel Dhangar Chemistry Lectures. Today we are discuss about second chapter of the living world. This is biological classification. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है जिसको हिंदी में कहा जाता है जैविक वर्गीकरण. दिस इज़ ऑल्सो थ्योरी बेस्ड चैप्टर. इससे पहले वाला जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया था वो भी कैसा था, पूरा थ्योरी बेस्ड चैप्टर था. ये भी सेम ऐसा ही है. अब जैविक वर्गीकरण की अगर हम बात की जाए यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण. एंड क्लासिफिकेशन के बाद हम जो सेकंड चीज़ पढ़ेंगे इसमें वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एंड द लास्ट वन इज एनिमेलिया. ये जो सभी आपको दिख रहे हैं ये क्लासिफिकेशन के पार्ट से जो आज हमें पढ़ना है. अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें यानी कि वर्गीकरण की बात करें तो क्लासिफिकेशन को हम कैसे समझते हैं, क्या कैसे समझ सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर हमें किसी स्कूल का वर्गीकरण करना है यानी कि किसी स्कूल को क्लासीफाई करना है तो हम किस प्रकार कर सकते हैं. कोई हाई सेकेंडरी स्कूल है यानी कि 12th तक का स्कूल है, हम उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास है एक स्कूल यानी कि एक विद्यालय. स्कूल को हम प्राइमरी, मिडिल एंड हायर सेकेंडरी, ठीक है, जो हायर क्लासेस होती है, इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो ये क्या होगा, इसके डिविजन्स. अगर हमें इन डिविजन्स को सब डिविजन्स में डिवाइड करना है यानी कि हमें प्राइमरी, मिडिल, हायर सेकेंडरी इसको फिर से क्या करना है, सब डिविजन्स में डिवाइड करना है. तो हम कैसे कर सकते हैं, गर्ल्स कितनी है प्राइमरी में एंड बॉयज़ कितने हैं, एज इट इज़ यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे. इसके बाद फिर से हमें क्लासीफाई करना है यानी फिर से इसको किसी ग्रुप में डिवाइड करना है. तो हम क्या सकते हैं, गर्ल्स में जनरल की गर्ल्स कितनी हैं, ओबीसी की गर्ल्स कितनी हैं. वैसे ही ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, वैसे ही हम यहाँ पे एनिमल्स को क्लासीफाई करेंगे. कैसे क्लासीफाई करेंगे एनिमल्स को, इस अकॉर्डिंग यानी कि जितने भी एनिमल हैं हम उन्हें कितनी भी क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, कितने भी ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है ये सारी चीज़ें, समझने वाली बात है. अगर आप लोगों को एक बार में समझ आ गया. अब देखिए क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण. क्लासिफिकेशन की नींव रखने वाले यानी कि वर्गीकरण को सबसे पहले किसने बताया था, अरस्तु ने, एरिस्टोटल, जिन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है. फादर ऑफ जूलॉजी. सबसे पहले वर्गीकरण का श्रेय किसे जाता है, अरस्तु को जाता है. इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है. इन्होंने जंतुओं को कैसे वर्गीकरण किया यानी जंतु को कैसे वर्गीकृत किया. अरस्तु ने बताया कि जितने भी जीव हैं उन्हें हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं. एक उन्होंने बताई कैटेगरी एनाइमा, एक बताई उन्होंने इनाइमा. अगर हम इन्हें हिंदी में लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं, ए नाइमा और इनाइमा।
अब एरिस्टोटल ने ये दो कैटेगरीज तो बताई कि एक एनाइमा होगी और एक इनाइमा होगी। अब इन कैटेगरी के अंतर्गत किस प्रकार के जंतुओं को रखा गया, तो देखिए एनाइमा, इसके अंतर्गत रखा गया अकशेरुकी यानी कि इनवर्टिब्रेट्स, बिना लाल रक्त वाले जीव, जिनमें कि रुधिर कैसा होगा, एब्सेंट होगा, और वो कैसे होंगे, अकशेरुकी होंगे। अब आई इनाइमा की बात, तो इनाइमा में कैसे एनिमल को रखा गया, कशेरुकी यानी कि वर्टिब्रेट्स, जिसमें रुधिर प्रेजेंट हो यानी कि रुधिर उपस्थित हो। अब ये जो बताया है उन्होंने किसके अंतर्गत बताया, अरस्तु ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलिया। ये बुक है अरस्तु की, जिसमें उन्होंने दो टाइप से क्लासीफाई किया, एक एनाइमा और एक इनाइमा। एनाइमा जिसमें कि अकशेरुकी बिना लाल रक्त वाले, और एनाइमा जिसमें कि वर्टिब्रेट्स आते हैं और जिनमें ब्लड प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या इतना सफिशिएंट था, यानी कि सिर्फ इस बेसिस पे हम जंतु को डिवाइड कर सकते हैं, कशेरुकी अकशेरुकी? इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इसके बाद इसका थोड़ा सा अपडेट वर्जन कौन आया हमारे पास, कैरोलस लीनियस। कल भी बताया था मैंने आपको कैरोलस लीनियस, इससे पहले वाले हमारे लेक्चर में। कैरोलस लीनियस जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या दिया था, याद करिए आप सब लोग, उन्होंने दी थी बायनोमियल नोमेनक्लेचर यानी द्विनामकरण पद्धति। यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने क्या किया, जंतुओं का वर्गीकरण किया दो भागों में। एक उन्होंने किया ऐसे जंतु जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, या सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो उन्होंने सिर्फ दो ग्रुप्स बताए, एक प्लांट्स के बताए और एक एनिमल्स के बताए। अब ये तो अरस्तु ने भी बताया था, अरस्तु ने भी क्लासिफिकेशन किया था जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड किया था। पर कैरोलस लीनियस का थोड़ा सा अपडेट क्यों माना जाता है, क्योंकि इन्होंने एक फीचर बताया, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह एनिमल्स में क्या पाया जाता है, मैंने आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर भी इतना सफिशिएंट नहीं रहा, क्योंकि रीज़न ये रहा कि अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो सेल वॉल तो यार बैक्टीरिया और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिसमें प्रेजेंट है, पर क्या हम उन्हें प्लांट्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, नहीं, इसलिए हम ये भी मान्य नहीं करेंगे। ठीक है। अब कैरोलस लीनियस ने द्विनामकरण पद्धति दी थी, उसी के अकॉर्डिंग कैरोलस लीनियस ने प्लांट और एनिमल बताया, यानी कि कैरोलस लीनियस को दो नाम बहुत पसंद है। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, कैरोलस लीनियस का पूरा नाम है कार्ल वॉन ले। इन्होंने इनका भी नाम द्विकरण पद्धति के अनुसार कैरोलस लीनियस रख दिया। अब इसके बाद प्रॉपर क्लासिफिकेशन जो आया, प्रॉपर से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जहां से हमें पता चला कि हाँ वर्गीकरण क्या होता है। सबसे पहले प्रॉपर क्लासिफिकेशन कौन सा आया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। कौन सा आया सबसे पहले, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। इससे पहले मैंने जो आपको कैरोलस लीनियस का बताया वही टू किंगडम क्लासिफिकेशन है। लीनियस ने क्या बोला, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बाद आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन।
3 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स एनिमल्स और एक चीज़ और ऐड होगी जिसे कहा जाता है मोनेरा। ये 3 किंगडम क्लासिफिकेशन है, ये भी मान्य नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट आया हमारे पास 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हक्सले। देखिए एग्ज़ाम में जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली क्या आते हैं? वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन किसने दिए? तो आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें यही है, ये चीज़ें आप अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिए। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हक्सले ने दिया था। इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में क्या बताया? सबसे पहले इन्होंने बताया कि यस प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, मोनेरा होगा एंड प्रोटिस्टा। लेकिन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन को भी मान्यता नहीं मिल पाई। अब इसके बाद बात आती है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इस क्लासिफिकेशन को आप लोग बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि इसी क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं और हम भी इसी क्लासिफिकेशन को मानते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को देने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? R.H. विटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने बताया था? R.H. विटेकर ने बताया था। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में R.H. विटेकर ने क्या बताया? इन्होंने जीवों को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 5 ग्रुप कौन कौन से होंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से 5 ग्रुप है जिसमें R.H. विटेकर ने को डिवाइड किया। सबसे पहला ग्रुप था मोनेरा। इससे पहले भी मैंने आपको एक मोनेरा समझाया था कि मोनेरा ग्रुप में क्या क्या आता है। मोनेरा के बाद सेकंड है हमारे पास प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बाद नेक्स्ट है फंजाई एंड सेकंड इज प्लांटी, एनिमेलिया। हो गए 5, 1 2 3 4 और 5। एग्जाम में अगर पूछा जाता है मोस्टली तो क्या पूछा जाता है? 5 जीव जगत वर्गीकरण, यानी कि R.H. विटेकर का वर्गीकरण जो किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। इसने संसार में जितने भी जीव हैं, ठीक है, उसमें प्लांट्स भी इंक्लूड हो गए, उनको सिर्फ कितनी 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया? 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसको पूरा आगे मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद एक क्लासिफिकेशन और आया, वो भी समझ लीजिए आप। वो क्लासिफिकेशन आया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा चेंज है ये कि जो मोनेरा ग्रुप है
इस मोनेरा ग्रुप को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? आर्की और बैक्टीरिया, या हम इसे यू बैक्टीरिया भी कह सकते हैं, यू बैक्टीरिया। इसलिए 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन थ्योरी भी कहा जाता है। अब 3 डोमेन थ्योरी से मतलब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन और कहाँ 3 डोमेन थ्योरी। 3 डोमेन थ्योरी का मतलब ये है कि जितने भी जीव हैं उनको किस में, सिर्फ 3 डोमेन में डिवाइड किया गया। फर्स्ट डोमेन इज आर्किया, यूकैरियोटा एंड यू बैक्टीरिया। ठीक है, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक छोटा सा चेंज था, क्या था कि मोनेरा को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अगर हम इसका 3 डोमेन थ्योरी देखेंगे तो 3 डोमेन थ्योरी मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं इनको सिर्फ किस में डिवाइड कर दिया गया, 3 डोमेन्स में डिवाइड किया गया, आर्किया, यूकैरियोटा और यू बैक्टीरिया। अब आर्किया जो है इसके अंदर क्या रखा, छोटे छोटे जो हेलोफिल्स होते हैं या जो जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं ना जो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, छोटे छोटे जंतु, मीथेनोजेंस, थर्मोफिल्स, उनको किसके अंतर्गत रखा गया, आर्किया। अब सेकंड इज यूकैरियोटा, तो यूकैरियोटा के अंतर्गत सारे जितने भी होते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, और यू बैक्टीरिया में जितने भी हमारे प्रिमिटिव बैक्टीरिया वगैरह जितने भी होते हैं सबको किस में रखा हमने, यू बैक्टीरिया में। तो ये जनरल क्लासिफिकेशन आपको समझ आया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन कैसे क्लासीफाई किया साइंटिस्ट ने। बस अभी हमें यहाँ पे इतना सा समझना है, इसके बाद में आगे थोड़ा सा डीप में आपको समझाती हूँ। अब देखिए वैज्ञानिकों ने जो क्लासिफिकेशन दिए, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4, 5, 6 या 3 डोमेन थ्योरी। अब इसमें यानी इन वर्गीकरण में, इन क्लासिफिकेशंस में कुछ पद्धतियाँ थी, यानी उन पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन दिए गए। तो पद्धतियाँ कौन सी होगी, हम इन्हें क्लासिफिकेशन की पद्धतियाँ भी कह सकते हैं। सबसे पहले आती है कृत्रिम पद्धति, यानी कि कृत्रिम तरीके से वर्गीकरण कैसे किया जाता है। उसके बाद सेकंड आती है नेचुरल, यानी कि साधारण पद्धति भी हम इसे कह सकते हैं। इसके बाद आती है फाइलोजेनेटिक या जाति वृत्ति पद्धति। क्लासिफिकेशन तो हुआ, पर क्लासिफिकेशन के कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स रखे गए कि कृत्रिम तरीके से क्लासिफिकेशन कैसे होता है, नेचुरल तरीके से कैसे होता है, जातिवृत्ति पद्धति कैसे होती है जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो कृत्रिम पद्धति किसने दी थी, फिर से हमारे महान वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने कृत्रिम पद्धति को बताया और ये पद्धति कब तक चली, ये पद्धति चली पूरी 1 शताब्दी तक। इसके बाद आती है साधारण पद्धति यानी नेचुरल पद्धति। इसके अंतर्गत जो नेचर होता है हमारा, ठीक है, उसका जीवों से
पारस्परिक संबंधों के आधार पर, पारस्परिक संबंधों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। या वर्गीकरण किया जाता है। अब सबसे बाद लास्ट आती है हमारी जाति वृत्ति पद्धति। तो इसके अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? जाति वृत्ति पद्धति के अंतर्गत जीवों का वर्गीकरण किया जाता है उसके आनुवांशिक एवं जाति विकास के आधार पर। यानी कि जो जाति वृद्धि पद्धति होती है वो किस पर डिपेंड करती है? पूरी जंतु प्लांट की जाति पर डिपेंड करती है। तो 3 मुख्य पद्धतियाँ थी जो वैज्ञानिकों ने दी थी, कृत्रिम पद्धति, नेचुरल पद्धति और जाति वृत्ति पद्धति। ठीक है। अब जो मैंने आपको बताया था कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मान्य है, हम लोग किस क्लासिफिकेशन को पॉइंट करके स्टडी करते हैं? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। मैंने आपको बताया था कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। फर्स्ट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी या फंजाई जिसको फफूंद कहते हैं, प्लांटी, एंड द लास्ट वन इज एनिमेलिया। दिख रहा है आप सभी को क्लियर? अब हम यहाँ पे थोड़े से यानी कि इनको क्लासिफाई करना, यानी इनके अंतर्गत जो जीव आते हैं उनको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया गया? मोनेरा जो ग्रुप है इसके अंतर्गत कैसे जीवों को रखा गया? जो प्रिमिटिव थे। प्रिमिटिव से मतलब देखिए, प्रिमिटिव जीव ऐसे जीव जिनमें कोशिकीय अंगक अनुपस्थित होते हैं। कोशिकीय अंगक अनुपस्थित यानी सेल के अंदर ना न्यूक्लियस है, यानी कि ना केंद्रक है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, अब जितने भी सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं सब कैसे होते हैं? एब्सेंट होते हैं, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। वैसे ही ये जो चारों बची हुई सेल है, ये सेल कैसी होती है? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल का मतलब होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड या वेल डेवलप्ड सेल, जिसके अंतर्गत सभी कोशिकीय अंगक यानी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। सभी कोशिकीय अंगक उपस्थित होते हैं। ऐसी सेल कौन सी सेल कहलाती है? यूकैरियोटिक सेल कहलाती है। तो फंजाई में यूकैरियोटिक सेल होती है, प्लांटी में यूकैरियोटिक सेल होती है और एनिमेलिया में भी यूकैरियोटिक सेल होती है। इसके बाद बात आती है न्यूट्रिशन की। सेल हो गई, हमारी सेल हो गई, प्लांट्स की सेल हो गई, इनके पास सेल हो गई। अब है न्यूट्रिशन, यानी कि हम पोषक पदार्थ हमारी बॉडी में लेते कैसे हैं, खाते कैसे हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इसमें सिर्फ प्लांटी क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, यानी कि प्लांट्स की कैटेगरी में आता है। तो आप सभी को बताएं कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसा होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक होता है, कैसा होता है? स्वयं पोषी होता है। प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और अपने फूड को बनाते हैं, है ना। धूप आई, भोजन बना और इनका काम हो गया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब मोनेरा है तो प्रिमिटिव होते हैं, इन्हें फूड की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। प्रोटिस्टा भी कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिर्फ एक सेल, सिंगल सेल्ड होते हैं ये।
यूनिसेल्यूलर। अब बात आती है फंजाई और एनिमेलिया की, यानी कि एनिमल्स और फफूंद अपने फूड के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो आप सभी को पता है एनिमेलिया, एनिमेलिया में कौन आता है, हम लोग आते हैं। हम हमारे फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, किसी और पर डिपेंड होते हैं। और फूड बनाने का मोड क्या होता है, यानी किस प्रकार हमारा फूड बनता है। तो फूड कैसे बनता है, हम सबसे पहले तो हम कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि हमारे अंदर जो फूड का मोड होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम फूड को क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है, खाते, चबाते, डाइजेस्ट करते, देख उसके बाद उसका इजेशन करते हैं। तो वही प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है, फूड इंजेक्ट हुआ, इजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन होने के बाद लास्ट में फूड का क्या हुआ, इजेशन हुआ, यानी कि फूड हमारी बॉडी से बाहर निकल गया। ये प्रोसेस तो सभी को पता होगी, एनिमल्स में होती है। फूड का इंजेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, फूड का एब्जॉर्प्शन हुआ एंड फूड का इजेशन हुआ। ये बात हुई एनिमेलिया की। अब बात होती है फंजाई की। फंजाई में भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक ही होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक ही होता है। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक भी दो प्रकार से होता है इनमें, एक होता है सेप्रोफाइटिक और एक होता है पैरासिटिक। अब सेप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है कि ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड होते हैं। सपोज फफूंद तो आप सबने देखी है, हमारे घर में अगर कोई फ्रूट है या खाना है या जनरली कोई चपाती है वो बहुत दिनों तक रखी रह जाती है, तो उसमें क्या होती है, फफूंद आ जाती है। या ब्रेड, सबसे सिंपल हम ब्रेड का एग्जांपल लेते हैं। ब्रेड पे आप लोगों ने फफूंद बहुत बार देखी होगी। तो फफूंद अपना भोजन किससे लेती है, खुद फफूंद से लेती है। कैसे, देखिए मैं बताती हूँ आपको। सपोज ये ब्रेड है हमारे पास, ठीक है, इस ब्रेड पे कोई फफूंद लग गई। अब ये फफूंद क्या करेगी, जो इसके एंजाइम्स हैं, इन एंजाइम्स को किस पे डालेगी, ब्रेड पे डालेगी, ठीक है। और ब्रेड पे डालने के बाद ये जो हाइफा है फफूंद का, ठीक है, ये हाइफा क्या होगा, इसको एंगल्फ कर लेगा। एंगल्फ करने के बाद ये फूड किस में चला जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। समझ आया आपको, यानी कि ये वाली जो स्ट्रक्चर, ये क्या है, फफूंद का हाइफा, और फूड लेने का है ये तरीका। ये हो गया सेप्रोफाइटिक, यानी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर हो गया। फफूंद है, इस फफूंद के ऊपर फफूंद लगी और इसी फफूंद को किसने ले लिया, वापस फफूंद ने ले लिया। थोड़ा सा टिपिकल तो नहीं लग रहा है आप लोगों को, एक बार वो समझ लिए। ये हमारे पास ब्रेड का टुकड़ा, ठीक है। अब इस ब्रेड पे फफूंद ने क्या करा, कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस करी, इस वजह से क्या हो गया, ये जो ब्रेड का ये वाला पार्ट था ये कैसा हो गया, डिकेइंग हो गया, यानी डेड हो गया। और इस डेड पार्ट को इसने एंगल्फ कर लिया, अपने अंदर ले लिया। तो ये हो गया इसका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ हम बात करें पैरासिटिक न्यूट्रिशन की। पैरासिटिक यानी किसी और पर परजीविता। तो फफूंद होती है ना, कितनी जगह होती है जहाँ पे हम फफूंद देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ले लिए, बहुत बार नाखूनों में फफूंद जम जाती है, होती है, बहुत लोगों की होती है। स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, ये तो आप सभी ने सुना होगा। तो ये पैरासिटिक किस पे हो सकती है, ह्यूमंस पे हो सकती है, स्किन पे हो सकती है, नेल्स पे हो सकती है। तो फंगल इन्फेक्शन बहुत लोगों को होता है, ये तो बहुत जनरल सी डिजीज़ है, आप सभी ने सुना भी होगा। तो वो क्या होती है, एक पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है फंजाई का। तो वो किससे लेती है, हमसे लेती है। ओके, कुछ छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, समझ आया आप लोगों को।
एक बार और देख लीजिए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, एक बार वापस आप मुझे बताइए। R.H. विटेकर। ठीक है, पहले आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ है इसमें। आ रहा है समझ? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम बनाए गए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा में किसको रखा गया, प्रिमिटिव जो एनिमल्स होते हैं उनको रखा गया, जो जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स तक प्रेजेंट नहीं होते। प्रोटिस्टा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया सब यूकेरियोटिक है। इसके बाद हमने बात की मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन कैसे होता है इनमें। फंजाई में न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया, फंजाई और एनिमेलिया दोनों में ही हेटेरोट्रॉफिक होता है, यानी कि फूड के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी पर डिपेंड होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक और पैरासिटिक होता है। सैप्रोफाइटिक में डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ये लोग डिपेंड करते हैं, यानी मृतजीवी पदार्थ। और पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन होता है ये परजीवी होता है। कैसे, फॉर एग्जांपल हमारी स्किन पर फंगल इन्फेक्शन। इसके बाद एनिमेलिया यानी एनिमल्स की हमारी बात आई, तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में मोड कौन सा होता है, मैं आपको यहाँ बताना भूल गई, होलोजोइक। ये जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, हम जिस तरह भोजन लेते हैं, खाते हैं, वो क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, यानी कि फूड लेना, डाइजेस्ट करना, उसको एब्जॉर्ब करना, फिर उसका डाइजेशन करना। आया ये आपको समझ में? अब मैं आपको यहाँ पे ये देखिए, आई होप दिख रहा होगा आप सभी को अच्छे से। देखिए, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, ठीक है, उस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मोनेरा बताया था, ये रहा मोनेरा। सेकंड मैंने आपको बताया था प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंगी। थोड़ा सा सीक्वेंस आगे पीछे है बट डोंट वरी, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। अब सबसे पहले बात आती है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि क्या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, जो सेल होती है, जो कोशिका होती है, वो कैसी होती है। थोड़ा सा कलर हम लोग डार्क करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। देखिए, सेल कैसी होती है, एक कोशिकीय होती है, यानी कि एक सेल होती है इसके ऊपर। ओफो, ये भी नहीं दिख रहा है इसके ऊपर, ये लेते हैं। इसके बाद ये भी कैसी होती है, यूनिसेल्युलर होते हैं। प्रोटिस्टा मैंने आपको बताया था कैसे होते हैं, प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर होते हैं। और प्लांट्स कैसे होते हैं, पौधे कैसे होते हैं, पौधे बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि उनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, मल्टी सेल्यूलर जिसको हम बोलते हैं। अब जो फंजाई होती है, यानी कि फफूंद होती है, वो भी कैसी होती है, बहुकोशिकीय ही होती है, लेकिन बहुत सारी, है ना, बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं होती है जो कैसी होती है, एक कोशिकीय भी होती है। एनिमल्स तो आप सभी को पता ही है कैसे होते हैं, सभी मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अब बात आती है न्यूक्लियस की। मैंने आपको बताया था कि मोनेरा की सेल्स कैसी होती है, प्रिमिटिव टाइप की होती है, यानी कि इनमें सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो केंद्रक कैसा होता है, पूर्व केंद्रकीय। इसके बाद जितने भी हैं प्रोटिस्टा, प्लांट्स, फंगी और एनिमेलिया, इसमें कैसा होता है, एक सुकेंद्रकीय केंद्रक पाया जाता है, यानी एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें कि सारी वो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं जो सेल में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
ऑर्गेनल्स, यानी कि क्या क्या ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि मोनेरा में सारे सेल ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, एक्सेप्शन राइबोसोम्स। राइबोसोम्स इसमें उपस्थित होते हैं। राइबोसोम क्या होते हैं, अभी आपका फर्स्ट टाइम आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो राइबोसोम क्या होता है ये भी आपके आगे चैप्टर्स में आएगा। एक कोशिकीय प्रोटिस्टा जो होते हैं इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स के सेल ऑर्गेनल्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लवक और दूसरे सभी कोशिकाएं उपस्थित होते हैं, क्योंकि लवक आप सभी को पता है क्या होते हैं, प्लास्टिड यानी कि क्लोरोफिल, जो प्लांट का एक मुख्य लक्षण कहें हम हो सकता है जो हमारे अंदर नहीं होता है। अगर हमारे अंदर भी लवक उपस्थित हो तो हम कलरफुल हो जाएंगे ना, जो स्किन कलर जो हमारा इंडियंस का ग्रे टोन है वो नहीं रहकर क्या हो जाएगा, अगर हमारे अंदर जेंतोफिल प्लास्टिड आ गया तो हम येलो कलर के दिखेंगे, क्लोरोफिल प्लास्टिड आ गया तो हम ग्रीन कलर के दिखेंगे जैसे प्लांट्स दिखते हैं। और एक और बेनिफिट हो जाएगा कि हमें खाना खाने के लिए भी कहीं ना जाना पड़ेगा ना बनाना पड़ेगा, धूप में खड़े हो जाओ, धूप लो और खाना कंप्लीट। देखिए फंजाई लवक को छोड़कर आ गई ना, यहाँ पे बात, यहाँ पे क्या थे लवक और यहाँ लवक को छोड़कर। कभी भी आपने हरी लाल ऐसी फफूंद देखी है नहीं, क्योंकि प्लास्टिड होते ही नहीं है फंजाई में, केवल लवक अनुपस्थित। बताया मैंने आपको हमारे अंदर कोई लवक नहीं पाए जाते, यानी कि कोई प्लास्टिड नहीं होता है, नहीं तो हम भी कैसे हो जाए कलरफुल। अब लोकोमोशन, यानी कि लोकोमोशन की प्रोसेस कैसे होती है। लोकोमोशन यानी गमन, चलते कैसे हैं, तो जो मोनेरा में होते हैं एक कोशिकी वो कशाभिकाओं द्वारा गमन करते हैं, ठीक है। अब आई बात प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, इनमें वैसे गमन होता नहीं है क्योंकि एक कोशिकीय रहते हैं वैसे ही गमन कर लेंगे, हवा से गमन कर लेंगे, पानी में है तो लहरों से गमन कर लेंगे, लेकिन कभी कभी रेयर कंडीशंस में कुछ प्रोटिस्ट के पास क्या पाई जाती है, कशाभिकाएं पाई जाती है। देखिए प्लांट्स में तो लोकोमोशन होगा ही नहीं, आपको पता है प्लांट्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, एक जगह चलते नहीं है ना प्लांट्स, कहाँ चलते हैं। फंजाई में अनुपस्थित होता है, फंजाई के भी कभी आपने पैर देखे नहीं, फफूंद के पैर देखें, अगर पैर होते तो वो चलता। इसके बाद पेशी तंतुओं द्वारा गमन किसमें होता है, हमारे अंदर होता है, यानी मस्क्यूलर फिलामेंट। मस्कुलर फिलामेंट्स के थ्रू लोकोमोशन होता है जंतु में, यानी हमारे अंदर गमन कैसे होता है, मस्कुलर फिलामेंट्स के द्वारा। अब बात आ गई यहाँ पे न्यूट्रिशन की, आप थोड़ा सा फ्लैशबैक जाओ, मैंने भी आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताया था, याद आ रहा है आपको, नहीं तो मैं यहाँ पे वैसे भी बताऊँगी आपको। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने क्या बताया था, सिर्फ प्लांटी के पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड खुद बनाते हैं, ठीक है। और फंजाई और एनिमेलिया में मैंने आपको क्या बताया था, हेटेरोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन होता है। अब यहाँ देखिए मोनेरा प्रकाश संश्लेषण या एब्जॉर्प्शन द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बहुत रेयर होता है, इनमें मेनली क्या होता है एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही होता है, यानी किसी भी चीज़ को ये क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद बात आती है प्रोटिस्टा की, तो प्रकाश संश्लेषण या अवशोषण या परपोषण। प्रोटिस्ट कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर एक कोशिकीय जीव होते हैं। अमीबा का नाम आप सभी ने सुना है, 9th-10th में आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी। एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जिसको बोला जाता है अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, आई नो आप सभी को पता है। तो उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन या परपोषण द्वारा, और मोस्टली किसके थ्रू होता है, अवशोषण द्वारा, यानी कि एब्जॉर्प्शन द्वारा, क्योंकि पैरामीशियम और अमीबा अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़े हैं तो आप लोगों को मोड ऑफ न्यूट्रिशन पता होगा, अदरवाइज मैं आगे आपको बताऊंगी। देखिए ये तो आपके जो किंगडम्स बने हुए हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, ये आपको एक बहुत माइन्यूट इतने से लेवल पे मैं अभी आपको यहाँ पे बता रही हूँ। इसके आगे पूरे चैप्टर हैं आपके, मोनेरा पे एक पूरा चैप्टर बेस्ड है, प्रोटिस्टा पे पूरा चैप्टर बेस्ड है, प्लांट पे चैप्टर है, फंजाई पे चैप्टर है, एनिमेलिया पे चैप्टर है, उसमें आपको पूरा डिस्क्रिप्शन मिलेगा वास्ट लेवल पे। इसके बाद प्लांटी की मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन सभी को पता है, दिस इज़ फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, किसी पर डिपेंड नहीं, बस सनलाइट आ गई इनका काम हो गया।
इसके बाद आती है फंजाई की बात, यानी कि कवक की बात। फंजाई में मैंने आपको क्या बताया था, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, बताया था। सैप्रोफाइटिक यानी डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं, जो मृत पदार्थ होते हैं। तो मृतोपजीवी और एब्जॉर्प्शन द्वारा भी होता है। मैंने आपको बताया था हाइफा ने उसको एंगल्फ कर लिया, यानी एब्जॉर्प्शन ही हुआ वो। या फिर परजीवी, पैरासिटिक। पैरासिटिक मैंने आपको बताया जो ह्यूमंस होते हैं उन पे बहुत बार फंगल इन्फेक्शन होता है। ये सबसे कॉमन एग्जाम्पल मैंने आपको दिया समझने के लिए। इसके बाद एनिमेलिया। एनिमेलिया में मैंने आपको बताया बिल्कुल परपोषण द्वारा होता है। हम अपना फूड खुद प्रिपेयर कर ही नहीं सकते, खुद बना नहीं सकते। खुद बनाना ये नहीं कि हाथ से खाना बनाना, खुद बनाने से मतलब है जैसे सनलाइट से प्लांट्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, वैसे हम अपना फूड खुद हमारी बॉडी के अंदर प्रिपेयर नहीं कर सकते, हमें वो फूड बाहर से लेना पड़ता है। इसके बाद बात आती है प्रजनन की, ठीक है। प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। प्रजनन आप सभी को पता है कैसे क्या होता है, प्रजनन की प्रोसेस कैसे होती है। वो क्या हो गया ये, देखिए प्रजनन की प्रोसेस में क्या होगा, ये देखते हैं हम लोग। प्रजनन कैसे होता है, या तो अलैंगिक विधि द्वारा होता है, अलैंगिक तथा विखंडन द्वारा। अलैंगिक यानी कि एसेक्सुअल होगा, और विखंडन यानी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा वो। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटिस्टा की। प्रोटिस्टा यानी जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर कैसे होता है ये, उनके अंदर होता है अलैंगिक लैंगिक दोनों विधियों द्वारा। इसके बाद बात आती है फंजाई की। फंजाई में अलैंगिक तथा लैंगिक विधियों द्वारा होता है। और बात आती है एनिमेलिया की। तो एनिमेलिया में आप सभी को पता है कि ह्यूमन में जो जनन की प्रोसेस होती है वो मेनली किसके थ्रू होती है, लैंगिक विधि द्वारा होती है। यानी कि अगर सजीवों में रिप्रोडक्शन करवाना है यानी कि प्रजनन करवाना है तो दो युग्मकों की आवश्यकता होती है, नर युग्मक और मादा युग्मक। अब हम देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि हम जो अभी ये बात कर रहे हैं इसके अंदर हम कौन कौन से एनिमल्स को रख सकते हैं या जीवों को रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोनेरा। मोनेरा में मैंने आपको बताया सबसे प्रिमिटिव जो होते हैं उन्हें रखा जाता है। तो यहाँ पे प्रिमिटिव कौन है, बैक्टीरिया, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं, बताया था मैंने आपको। आर्की बैक्टीरिया जैसे मीथोजेंस होते हैं, हेलोफिल्स होते हैं, थर्मोफिल्स होते हैं, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा कहाँ पड़ी थी याद करो। देखिए अगर आपकी रिवाइव्ड पावर स्ट्रॉन्ग है तभी आप बायोलॉजी को कैच कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्रांच है ना बायोलॉजी की बहुत मतलब वास्ट लेवल पे है। जितनी भी विज्ञान की शाखा है उसमें सबसे बड़ी शाखा कौन सी, बायोलॉजी है। और अगर आप ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपका रिवाइज पावर, कैचअप पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी कि ये वर्ड अगर यहाँ आया है तो इससे पहले आपने कहाँ पढ़ा था। माइकोप्लाज्मा मैंने आपको बताया था कि संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। इसके बाद बात आती है प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में सारे प्रोटोजोन्स आ जाएंगे जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आएंगे। जितनी भी एल्गी श्लेष्म होती है ये भी किस में आ जाएगी, प्रोटिस्टा में। इसके बाद बात आती है फंजाई की। तो फंजाई में सभी प्लांटी की। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, फर्न, ब्रायोफाइट्स, बीजी, पुष्पी, पादप, यानी छोटे से लगा के बड़े तक जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे, प्लांटी के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद बात आती है फंजाई की। तो कौन सी, राइजोपस, म्यूकर, यीस्ट, जितने भी फंजाई होती है। और एनिमेलिया में सारे स्पंज, कीट, उभयचर, पक्षी, स्तनपोषी, जंतु स्पंज यानी जो स्पंजी एनिमल्स होते हैं, कीट जितने भी इंसेक्ट होते हैं, उभयचर यानी कि जितने भी एम्फीबियंस होते हैं जो धरती पर रहते हैं, पक्षी, और सारे स्तनपोषी। स्तनपोषी के अंतर्गत मतलब जिसमें भी मेमिलियन ग्लैंड प्रेजेंट होती है।
तो ये पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन समझ आया आपको? देखिए थोड़ा सा हम वापस फ्लैशबैक में जाके सारी चीज़ें रिवाइज करते हैं। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम पढ़ा, 3 किंगडम पढ़ा, 4 किंगडम पढ़ा, 5 किंगडम पढ़ा और 6 किंगडम पढ़ा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? 5 किंगडम, जो किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। ये आप लोग ध्यान रखना, साइंटिस्ट का नाम किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कब लागू हुआ था? 1969 में। अगर ईयर याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहे तो भी चलेगा। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, जिसको 3 डोमेन में डिवाइड किया गया। आर्किया, अभी मैंने आपको लास्ट में कैरेक्टर्स बताया, उसमें बताया आर्किया क्या होता है। यूकैरियोटा, ठीक है। इसके बाद यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया मतलब कि जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सब इसमें आ गए। अब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था, किसने दिया था? कैरोलस ने, कैरोलस जी ने, कैरोलस लीनियस। ठीक है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कॉपलैंड ने, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था अर्नस्ट हक्सले। टू किंगडम क्लासिफिकेशन को मान्य नहीं किया गया क्योंकि उसमें सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बताया गया। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा मोड क्या आया, मोनेरा को ऐड कर दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हुआ कि मोनेरा को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। 5 किंगडम तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब इसके बाद आया है 3 डोमेन या 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या चीज़ आई, जो 5th वाला क्लासिफिकेशन था उसको फिर से 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और 3 डोमेन यानी कि पूरे जीवन को सिर्फ 3 डोमेन में डिवाइड कर दिया। 3 डोमेन, आर्किया, यूबैक्टीरिया, यूकैरियोटा और यूबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन जो था वो आपको समझ आया। आई होप आप सभी को आ गया होगा समझ। अब इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहला किंगडम क्या है, मोनेरा। मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे हम। थैंक यू।